नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेहद इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छी खबर भी है। वो ये है कि गुजरात में दशकों के बाद एक बाघ वापस आया है। तो आज का जो हमारा पूरा डिस्कशन है इसी के इर्द गिर्द रहने वाला है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, आज का जो हमारा पूरा टॉपिक है वो आपके जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से संबंधित है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले तो हम जानेंगे कि हालिया घटनाक्रम क्या है, यानी कि खबर क्या है। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि दशकों बाद गुजरात में एक बाघ की वापसी हुई है, जिसे कि पहले विलुप्त घोषित किया गया था। और आपको बता दें कि इसे पहली बार फरवरी 2025 में देखा गया था। कहां पर? दाहोद जिले के रतन महल वन्य जीव अभयारण्य में। और ऐसा माना जा रहा है कि ये जो बाघ है वो मध्य प्रदेश के झाबुआ और काठियावाड़ जैसे क्षेत्रों से है, जो कि बाघों से काफी समृद्ध क्षेत्र है। और इसी के साथ गुजरात अब एशियाई शेर, तेंदुआ और बाघ सहित 3 बड़ी बिल्लियों का घर बन गया है। तो अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं एक बार बाघ के बारे में। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे बाघ के वैज्ञानिक नाम के बारे में। तो इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। और आपको बता दें कि भारत में बाघों की लगभग 75% आबादी निवास करती है। अब हम ये देख लेते हैं कि ये बाघ कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ये बांग्लादेश, भूटान, चीन, भारत, इंडोनेशिया और अन्य देशों में पाए जाते हैं। अब इनके आवास की भी बात कर लेते हैं। तो बाघ मुख्य रूप से वनों में, सवाना, झाड़ीदार भूमि, घास के मैदान और आर्द्र भूमि आदि में पाए जाते हैं। अब जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इनके बारे में जानना ज़रूरी है वो है इनकी संरक्षण स्थिति, जो कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो इसकी संरक्षण स्थिति देख लेते हैं। तो इसे IUCN के रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड की सूची में रखा गया है। साथ ही साथ इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध है ये, और ये साइट्स की परिशिष्ट 1 में भी इसे सूचीबद्ध किया गया है। तो अब इतना समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं कि ये बाघ जिस अभयारण्य में पाया गया है, यानी कि रतन महल वन्यजीव अभयारण्य में, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। ये जो रतन महल वन्यजीव अभयारण्य है ये गुजरात राज्य में स्थित है और इसी के साथ ये गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। और आपको बता दें कि मार्च 1982 में इसे वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। और ये जो अभयारण्य है इसे रतन महल सुस्त भालू अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सुस्त भालुओं की सबसे अधिक आबादी पाई जाती है। यही कारण है कि इसका एक और अन्य नाम जो है वो रतन महल सुस्त भालू अभयारण्य है। अब बात कर लेते हैं नदियों की। तो ये जो अभयारण्य है ये इसमें जो है प्रमुख नदी पडम नदी का जलग्रहण क्षेत्र ये अभयारण्य में बनता है। अब इसके साथ आगे बढ़ते हैं और इस अभयारण्य की जैव विविधता को भी हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पर पाए जाने वाली वनस्पतियों के बारे में। तो तलहटी पर शुष्क सागौन के जंगल मिलते हैं और परिधि पर शुष्क बांस के पेड़ों के साथ मिश्रित पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और इसी के साथ पहाड़ियों के जो पठार होते हैं उन पर सदात और टिमरू वन के शुद्ध टुकड़ों के साथ यहाँ पर महुडो वृक्षों की एक उच्च आबादी पाई जाती है। और इसी के साथ यहाँ पर जो मुख्य वनस्पति हैं उनमें शामिल है सागौन, दुधलो, सादाड़, टिमरू, आंवला, बांस, धावड़ो, काकड़ियों, महुड़ा, तनाच, चारोली, बेर, जामुन, खाखरो और अन्य। अब यहाँ पर जीव जंतुओं के बारे में भी जानना जरूरी है। तो कौन कौन से यहाँ पर जीव जंतु मुख्य रूप से पाए जाते हैं? तो इनमें शामिल है तेंदुआ, पाम सिवेट, भारतीय सिवेट, 4 सींग वाला मृग, लोटेन सनबर्ड, बड़ा हरा बारबेट, पीला चेक टिट। तो ये तो हमने बात कर ली यहाँ की जैव विविधता के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं एक बार वर्तमान में बाघों की आबादी क्या है, यानी कि वर्तमान में बाघों की स्थिति क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे वैश्विक योगदान की। तो भारत अब दुनिया के 70% से अधिक जंगली बाघों का घर है। वहीं अगर अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 की बात करें तो इसके आंकड़ों के अनुसार न्यूनतम 3167 बाघ है, वहीं अधिकतम 3925 बाघ है और औसत संख्या इनकी 3682 बाघ अनुमानित की गई है। और इसी के साथ इसमें 6.1% की प्रतिवर्ष की वार्षिक वृद्धि इनकी संख्या में देखने को मिल रही है। और ये जो इनकी संख्या में तेजी हुई है इसकी सफलता का श्रेय पूरी तरीके से NTCA और राज्य सरकारों को दिया गया है। इनकी वजह से ही इन्होंने जो प्रयास किए, इन्होंने जो पहल चलाया, उसकी वजह से इनकी संख्या में तेजी यानी वृद्धि देखने को मिली है। अब हम आगे बढ़ते और समझ लेते हैं जो बाघ हैं उनकी संख्या में तेजी से गिरावट हो रही थी और इनकी वृद्धि के लिए कुछ जो है प्रयास किए गए सरकार के द्वारा। उसमें से जो महत्वपूर्ण प्रयास हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। तो इसकी शुरुआत हुई थी साल 1973 में। तो ये जो हमारा प्रोजेक्ट टाइगर है इसका उद्देश्य था बाघों की सुरक्षा करना। और आपको बता दें कि ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है। ये जो प्रोजेक्ट है इसमें बाघों का संरक्षण और उनके जंगलों यानी उनके आवासों को सुरक्षित किया जाता है, ये इनका मेन फोकस होता है।
और इसी के साथ हम बात करेंगे राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के बारे में। तो इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38L1 के तहत गठित किया गया था। और आपको बता दें कि ये बाघ अभ्यारण्य जितने भी हैं उनका ये प्रबंधन करता है, उनमें कौन कौन से क्रियान्वयन होते हैं उनकी ये देखरेख करता है। और इसी के साथ ये जो प्राधिकरण है ये मानव वन्यजीव संघर्ष को लेकर के जो भी चीजें आती हैं उनका भी प्रबंधन करता है, उनकी देखरेख करता है। और इसके साथ ही साथ ये भी निर्धारित करता है कि बाघों की आबादी जो है उनमें तेजी लाने के लिए कौन से तकनीक प्रयोग किए जा सकते हैं, कौन से उपाय किए जा सकते हैं। तो ये था आज का हमारा पूरा डिस्कशन का टॉपिक। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की, तो प्रश्न भी देख लेते हैं। प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, इसे वर्ष 1973 में बाघ संरक्षण के लिए शुरू किया गया था। कथन 2 है, यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। और कथन 3 है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण प्रोजेक्ट टाइगर को कार्यान्वित करने वाली मुख्य संस्था है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 या डी 1, 2 और 3। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और ज़रूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।